हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में देखिए हम 16 से लेकर 22 सितंबर तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीकली करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया? पहले ही मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। हाल ही में देखिए यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार की कैपिटल का नाम बदला। देखिए बहुत ही कम होता है जब किसी राज्य की राजधानी का नाम बदला जाए, इसीलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर थी फ्रेंड्स, जिसका अब नाम किया गया श्री विजयपुरम। ओके, तो इसे स्पेशली याद रखिएगा। इससे पहले भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को, जब सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, तब अंडमान निकोबार आइलैंड के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा था। लेकिन इसके पहले 28 दिसंबर 2018 को 3 द्वीपों का नाम बदला गया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। एक हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया था, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप किया गया था और रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था। तो ये तीनों ही द्वीपों को याद रखिएगा, जो कि 2018 में नाम बदले गए। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें तो ये मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 सितंबर को इस बार 30वां वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए और पूरे वर्ल्ड में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। देखिए सबसे पहली बार 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ओजोन डे का प्रस्ताव रखा था और पहली बार 1995 में 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। 16 सितंबर की जो तिथि है फ्रेंड्स, यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सम्मान में मनाई जाती है। इसे डिसाइड किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था, जिसे 16 सितंबर 1987 में पास किया गया था। तो इसी के सम्मान में 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे 1995 से मनाया जा रहा है। इसके बाद आगे आ जाइए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जोरावर का परीक्षण किया। जोरावर क्या है? तो देखिए हाल ही में डीआरडीओ ने जोरावर का परीक्षण किया है, जो कि एक लाइट टैंक है। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया हाल ही में। जोरावर को डीआरडीओ की यूनिट कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट और लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। देखिए यह लाइट वेट होने के कारण ऊंचाई पर भी तैनात किया जा सकता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर इसे आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका जो नाम है जोरावर, वो सैन्य जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया। 25 टन इसका वजन है, जो कि बहुत ही कम है एक टैंक की अपेक्षा में। तो लाइट टैंक जोरावर का हाल ही में डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया। 18 सितंबर को एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की गई। एनपीएस वात्सल्य योजना की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? तो एनपीएस वात्सल्य योजना की बात करें तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आंसर सी हो जाएगा। 18 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा बजट 2024 में की जा चुकी थी। योजना क्या है अगर हम इसकी बात करें तो देखिए एक प्रकार की पेंशन स्कीम है, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए शुरू की गई है। बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। स्कीम के तहत देखिए एक वात्सल्य खाता खोला जाएगा, जिसमें सालाना मिनिमम 1,000 रुपये तक माता पिता अपने बच्चों के लिए जमा कर सकते हैं और 18 वर्ष की आयु के बाद वात्सल्य अकाउंट को उनका बच्चा हैंडल करेगा, जिसके भी नाम पर वो है, वो खुद संभाल सकता है और बच्चों के रिटायरमेंट पर ब्याज के साथ ये पूरा पैसा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एनपीएस वात्सल्य योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है।
अब आ जाइए आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए कंप्लीट जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट ई बुक कलेक्शन अवेलेबल है फ्रेंड्स, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में। जहां पर देखिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी की ई बुक मिलेगी सिंगल कलेक्शन में, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में। लिंक आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली इसे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप रूट और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करने वाली है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। आई होप आज का ऑफर ऑफ द डे आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। हाल ही में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मनु भाकर को। आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर बी। शूटिंग खिलाड़ी है मनु भाकर, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया। मनु भाकर के बारे में आप सभी जानते हैं, ये हरियाणा राज्य से संबंधित है और हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी में इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसके अलावा 10 मीटर एयर पिस्टल में विमेन सिंगल में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। अब मनु भाकर को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इसरो के द्वारा शुक्र मिशन कब तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया? तो इसरो के द्वारा विनस मिशन को लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है 2028। कैबिनेट ने हाल ही में इसरो के शुक्र मिशन को मंजूरी प्रदान की है। शुक्र मिशन देखिए शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए मार्च 2028 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। शुक्र मिशन के लिए भारत सरकार के द्वारा 1236 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो शुक्र मिशन भारत में कब तक लॉन्च किए जाने की संभावना है इसरो के द्वारा? तो यह संभावना है 2028 तक। इसके बाद आइए, जाफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? जाफर हसन हाल ही में देखिए पश्चिमी एशियाई देश जॉर्डन के नए पीएम के रूप में नियुक्त किए गए। जॉर्डन जो कि एक पश्चिम एशियाई देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल अम्मान है। यहाँ के राजा अब्दुल्ला द्वितीय हैं वर्तमान में, जिन्होंने जाफर हसन को देश का नया पीएम नियुक्त किया है। इनके पहले बिशर खासावने जॉर्डन के पीएम के पद पर थे। इनके हटने के बाद अब जॉर्डन के नए पीएम कौन? जाफर हसन। आंसर हो जाएगा आंसर बी। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एसएसबी, जिसे सशस्त्र सीमा बल के नाम से जाना जाता है, इसके हाल ही में नए महानिदेशक के रूप में अमृत मोहन प्रसाद की नियुक्ति की गई। आंसर सी हो जाएगा। अमृत मोहन प्रसाद की बात करें तो ये 1989 ओडिशा केडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हाल ही में एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। इनके पहले दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के महानिदेशक थे, जिन्हें बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया। तो दलजीत सिंह चौधरी के हटने के बाद अब एसएसबी के महानिदेशक के रूप में अमृत मोहन प्रसाद की नियुक्ति की गई। भारत में नेपाल और भूटान की सीमा पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी एसएसबी को सौंपी गई है। 1963 में देश में एसएसबी का गठन किया गया था। अब इसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए? अमृत मोहन प्रसाद। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हाल ही में नए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार केत नियुक्त किए गए। देखिए कैजुअली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक के जो प्रावधान हैं वो बात करते हैं हाई कोर्ट से संबंधित। अब इसी में एक आर्टिकल देखने को मिलता है आर्टिकल 217। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की बात करता है और इसी के तहत हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो भारत के प्रेसिडेंट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस
सुरेश कुमार कैत को नियुक्त किया है। सुरेश कुमार कैत की बात करें तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी तक एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में संजीव सचदेवा काम कर रहे थे। इनका स्थान लिया है जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया? सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने मध्य और पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों को हाल ही में प्रभावित किया है। तूफान के कारण देखिए यूरोप में पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन देशों में काफ़ी तबाही हुई थी। रोमानिया में बाढ़ के कारण रोमानिया ने देखिए 16 अक्टूबर के लिए इमरजेंसी भी डिक्लेयर की थी। तो तूफान बोरिस की यहाँ पर बात की गई है। सितंबर 2024 में इसने यूरोप को प्रभावित किया है। इसके अलावा एक और तूफान आया था बेबिनका के नाम का। इस तूफान ने प्रभावित किया था चीन को। तो दोनों ही याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट ने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की? देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। यह वह क्षेत्र है जिसमें जीवों, जैव प्रक्रियाओं और प्रणालियों का उपयोग करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है जिसका यूज़ नॉर्मली व्यक्तियों के लिए किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में ऐसे प्रोडक्ट यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे देखिए इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए जो बैक्टीरिया है उनमें जीन इंजीनियरिंग करना है ना, कोई भी वैक्सीन डेवलप करना, कोई भी दवाई डेवलप करना, और इसके अलावा कोई भी कीट प्रतिरोधी फसल बनाना, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र कहलाता है। हाल ही में देखिए जो सेंट्रल कैबिनेट है उसने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी जिसे नाम दिया गया बायो राइड स्कीम। 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के फाइनेंशियल ईयर्स में 9,197 करोड़ रुपए का प्रावधान बायो राइड स्कीम के लिए किया गया है। बायो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देना बायो राइड स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी प्रदान की। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो इसको नोट कीजिएगा। देखिए तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2016 में पहली बार 3 महिला विमेन पायलट को वायुसेना में शामिल किया गया था। इन 3 महिला विमेन पायलटों में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह शामिल थी। 2020 में इन्हें नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया था। 2018 में अवनी चतुर्वेदी मिग 21 बाइसन अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और अब तेजस लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह बनी है। तो अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को यहाँ पर याद रखिएगा। तो तेजस लड़ाकू विमान से हमारा क्वेश्चन था, इसे उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन? फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह। आगे आएंगे। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया था 2023 में लास्ट ईयर, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को। आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। देश में सभी स्तरों पर एक साथ चुनाव के लिए, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकायों के चुनाव हो, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया था रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी केंद्र सरकार को और अब सेंट्रल कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी प्रदान की है। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा स्कॉटलैंड में। पहले देखिए इनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में किया जाना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने इनका आयोजन से इनकार कर दिया और अब 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में स्कॉटलैंड में किया जाने वाला है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये खेल आयोजित किए जाएंगे 2026 में। इसके पहले 2014 में भी
कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जा चुका है। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो ये 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। और अब 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स ट्रेवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है? तो टाइम्स मैगजीन का नाम आप सभी ने सुना होगा। टाइम्स ट्रेवल ने हाल ही में एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल की लिस्ट जारी की है, जिसमें पहले स्थान पर रखा गया है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया को। आंसर ए हो जाएगा। टाइम्स ट्रेवल ने कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट को एशिया में सबसे अधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है। यहाँ पर टॉप 10 फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल की बात करें टाइम्स ट्रेवल की इस लिस्ट के अनुसार, तो पहले पर है अंकोर वाट मंदिर, सेकेंड पर इंडिया के ताजमहल को रखा गया है और इसी तरह से तीसरे नंबर पर भारत का हम्पी है। और उसके बाद एशिया के अदर देशों के 10 अलग अलग जो यूनेस्को स्थल हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। पहले स्थान पर कौन है? अंकोर वाट मंदिर, जो कि विष्णु मंदिर है और ये कंबोडिया में देखने को मिलते हैं। आंसर ए हो जाएगा। टाइम्स ट्रेवल ने अंकोर वाट मंदिर को सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल एशिया में घोषित किया है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? कुष्ठ रोग, या इसको देखिए कोढ़ के नाम से भी पुकारा जाता है काफ़ी जगह पर। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना है जॉर्डन। हाल ही में WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया है, क्योंकि पिछले 20 साल से एक भी कुष्ठ रोग का मामला जॉर्डन में दर्ज नहीं किया गया। तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना कौन? जॉर्डन। इसके बाद किस राज्य ने 14th हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो देखिए 14th हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो इसका फाइनल पंजाब के जालंधर में ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला गया, उत्तर प्रदेश और पंजाब की हॉकी टीमों के मध्य में, जहां पर पंजाब की हॉकी टीम ने उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम को हराकर 14th हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया। तो इस चैंपियनशिप में विनर हो जाती है पंजाब की हॉकी टीम और रनर अप हो जाती है यूपी की हॉकी टीम। भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की है। इस संधि के तहत निम्नलिखित में से किस नदी के पानी के उपयोग का अधिकार इंडिया को नहीं है? तो सिंधु जल समझौते की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य में 19 सितंबर 1960 में हुआ था। उस समय सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में से 3 नदियों का पूर्ण अधिकार इंडिया को दिया गया और 3 नदियों का अधिकार दिया गया पाकिस्तान को। 3 नदियां जिन पर इंडिया का अधिकार है, जिसके पानी को लेकर संपूर्ण अधिकार इंडिया को दिया गया, वो है रावी, सतलज और व्यास। और 3 नदियां जिनका अधिकार पाकिस्तान के पास है उनमें है सिंधु, झेलम और चिनाब। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत को किस नदी पर अधिकार नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा झेलम। अब भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर इसमें संशोधन की डिमांड की है पाकिस्तान से। किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप स्कीम शुरू की है? पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप स्कीम की शुरुआत हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की 2 अलग अलग स्कीम, जिसमें एक है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना और एक है आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र, इन तीनों को ही शुरू किया है। इस योजना में पहले हम बात करते हैं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप स्कीम की। तो इस योजना के तहत महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। महिलाओं को सशक्त बनाना पुण्य श्लोक अहिल्याबाई देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का मुख्य उद्देश्य है। और आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र की बात करें तो राज्य में 15 से लेकर 45 साल के जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें कौशल सिखाने के उद्देश्य से आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई। तो दोनों ही स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है। आगे, सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर से सुपर टाइफून यागी शुरू हुआ था
जिसने थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार इन सभी देशों को इफेक्ट किया था। इससे प्रभावित जितने भी देश हैं उनकी हेल्प के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ऑपरेशन सद्भाव की यहाँ पर बात करें तो सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे हाल ही में शुरू किया। आगे बढ़िए। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को गुजरात राज्य में देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। यह वंदे मेट्रो ट्रेन भुज से अहमदाबाद के मध्य में शुरू की गई, जो नमो भारत रैपिड रेल है। शुरू किया गया कहां पर? गुजरात राज्य में। WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की। वैक्सीन का नाम क्या है? देखिए, आप सभी को पता होगा, हाल ही में अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स फैला था काफ़ी तेजी से, जो कि एक वायरल बीमारी है। काफ़ी लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। चेचक वायरस के समान इसका प्रकोप देखने को मिला था। अब WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है, जिसे नाम दिया गया है MVABN वैक्सीन। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। यह वैक्सीन यूरोपीय कंपनी बवेरियन नॉर्डिक के द्वारा तैयार की गई है। तो WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ MVABN वैक्सीन को हाल ही में मंजूरी दी, जो कि मंकी पॉक्स या एमपॉक्स वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन है। यहां तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? सुभद्रा योजना भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 74th बर्थ एनिवर्सरी पर सुभद्रा स्कीम की शुरुआत की, जो कि ओडिशा सरकार की योजना है। इसके तहत राज्य में 21 से लेकर 60 साल की जो महिलाएं हैं, उन्हें हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करना सुभद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ओडिशा सरकार के द्वारा हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली है। निम्न में से किसे नई दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो हाल ही में देखिए, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद नई दिल्ली के नए सीएम के रूप में आतिशी सिंह की नियुक्ति की गई। आतिशी सिंह सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद नई दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। तो नई दिल्ली की हाल ही में नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? पहले तो यहाँ पर देखिए हम बेसिक फैक्ट को जान लेते हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 2011 में की गई थी एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। यह टूर्नामेंट एशिया देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है। 2024 में इसका आयोजन चीन में किया गया था, जहां पर फाइनल मुकाबले में चीन को हराकर भारत ने 5वीं बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो इंडिया एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में विनर है और रनर अप हो जाती है चीन की हॉकी टीम। भारत का ये एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का 5वां खिताब है फ्रेंड्स। इसके पहले 2011, 2016, 2018 और 2023 में भी इंडिया ने ये खिताब अपने नाम किया था और अब 5वीं बार चीन को फाइनल में हराकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आज के सेशन में सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जो कि 16 से लेकर 22 सितंबर तक की न्यूज़ है। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।